जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व जो हमने टॉपिक पे अध्ययन किया था, मैकाले का विवरण पत्र 1835, ठीक, उसमें मैंने आप लोगों को मैकाले का जो आज्ञा पत्र था उसमें क्या क्या सुझाव दिया गया था उस पर हमने चर्चा किया था। और जो प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद था, विवाद के कारण क्या थे और किस चतुराई से अपने विवरण पत्र में उसको सुलझाने का प्रयत्न किया था मैकाले ने, उसको भी हमने रखा हुआ था। आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है मैकाले का जो विवरण पत्र है उसका मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए हम लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी होगी। एक तो होता है मेरिट, दूसरा डीमेरिट। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की चीज़ें देखना पड़ेगा, गुण और दोषों को देखना पड़ेगा, उसके आधार पे हम कहीं ना कहीं मूल्यांकन कर पाते हैं। सिर्फ एक, जब भी आप निर्णय लें तो एक ही पक्ष को ध्यान में लेकर के उसे अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमें उसको पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं निर्णय लेना चाहिए। किसी भी बात का जब आप निर्णय पे पहुंचते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब गुण बताने से पहले थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैकाले जो था वो भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हों लेकिन विचारों से, पहनावे से वो अंग्रेज हो। ठीक है, ऐसी कहीं ना कहीं कल्पना मैकाले चाहता था। इसीलिए मैकाले ने जो प्राच्य शिक्षा था उसको बहुत ही निम्न शिक्षा बताया, गंवारू शिक्षा बताया, और जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसका इतना गुणगान या बखान किया कि उसको कहा कि पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने से वैश्विक स्तर पर, या जो पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करता है वो ज्ञान विज्ञान के बारे में जानता है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, इसको बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं। तो इस तर्ज पे मैकाले पाश्चात्य शिक्षा को और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और इसी तर्ज पे कह सकते हैं नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें लागू की गई और इसी आधार पे आप देखेंगे तो बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना बहुत तीव्र गति से होने लगी। उसका मुख्यतः कारण क्या था, अब वो समझिएगा। जिसमें मैकाले के विवरण पत्र का हम थोड़ा सा गुण पहले देखते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में चतुराईपूर्ण सुझाव। ठीक है, तो जो मैकाले था वो मैकाले ने क्या किया कि प्राच्य शिक्षा को बहुत ही निम्न कोटि का शिक्षा बताया और पाश्चात्य शिक्षा को उच्च कोटि का शिक्षा बताया, और उसने अपने शब्द जाल में लोगों को इस तरीके से उलझा के रखा कि शायद उसकी बातों को कोई अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाया। ठीक है, और एक बात कहें कि ज्ञान विज्ञान की भाषा, सुसंस्कृत की भाषा, विद्वानों की भाषा, बुद्धिजीवी की भाषा कह करके उसने पाश्चात्य शिक्षा का व्यापक पैमाने पर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर भी थी और मैकाले की बहुत सारे बातों को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसलिए जो भारतीय विद्वान थे इसके शब्द जालों में
फंस करके रह गए। इसलिए कहा जाता है कि मैकाले जो था बहुत ही चतुराईपूर्ण से इस बात को रखता है, ठीक है, जिसमें बहुत ही कह सकते हैं प्राच्य शिक्षा के साथ पक्षपात किया गया था। ठीक। दूसरा जो है पाश्चात्य साहित्य की वकालत। देखिए मैकाले ने, पहले से मैं बता चुका हूं आप लोगों को, मैकाले जो था पाश्चात्य शिक्षा का घोर समर्थक था और प्रकांड विद्वान भी था। अंग्रेजी की अच्छी खासी समझ रखता था, दर्शन शास्त्र की अच्छी खासी समझ रखता था। तो इसलिए ये मानता था कि जो पाश्चात्य साहित्य है वो ज्ञान विज्ञान का साहित्य है और इस के ज्ञान के आधार पर ये जो भाषा बोली जाती है वो बहुत ही उच्च वर्ग की भाषा है, उच्च वर्ग इसको बोलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ लोगों को भी ये लगने लगा, मैकाले कहता है ये संसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है ना, और इसको बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर के निर्माण किया हुआ है, बुद्धिजीवी लोग इसको बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, इसके बातों में आ जाते हैं और लोगों की मजबूरी बन जाती है और कह सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा का वो इस तरीके से वकालत किया कि लोग इसके बातों में आ गए और जब बातों में आ गए तो पाश्चात्य शिक्षा की कहीं ना कहीं सफलता देखने को मिलती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में आता है तो वो कहता है ना कि जो पाश्चात्य साहित्य है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का इतने अच्छे तरीके से अगर प्रचार प्रसार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उसके विचारों में, उसके बातों में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं और इस तरीके से हमारे जो भारतीय लोग थे मैकाले के शब्दजाल में ही फंस के रह जाते। आज के समय में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपके सामने कोई भी आकर के टीवी पे या ऐसे अपने कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार अगर किसी फिल्म स्टार से, किसी अभिनेत्री अभिनेता से तो नहीं, लेकिन अगर जो आपके रोल मॉडल हैं खास करके अभिनेता और अभिनेत्री, अगर वो प्रचार करें तो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं और उस प्रोडक्ट का यूज करने लगते हैं। भले वो अभिनेता या अभिनेत्री उस साबुन को, उस तेल को या कोई भी प्रोडक्ट है उसका यूज वो बिल्कुल न करता हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे इतना प्रभावित होते हैं कि हम करने लगते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें मैकाले बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था, इसलिए पाश्चात्य शिक्षा का बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार उसने किया, ठीक है। अब उसके पश्चात है प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। ठीक, उस समय भारत में जो शिक्षा थी वो रूढ़िवादिता थी, जिसमें धर्म का कह सकते हैं शिक्षा दी जाती थी। और मैकाले कहता था कि जो भारतीय या पाश्चात्य शिक्षा है वो विज्ञान की भाषा है, इसमें रूढ़िवादिता नहीं है, ज्ञान विज्ञान को समझा जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। तो उसके रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए वो आधुनिक शिक्षा पर बल देता है और आधुनिक शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादातर कहीं ना कहीं वरीयता देता है, जिसके आधार पर लोगों ने इसको स्वीकार किया, ठीक है। और यही नेक्स्ट बात जब आ जाती है कि धार्मिक शिक्षा पर रोक, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जो शिक्षा थी, भारत में वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो धर्म से रिलेटेड दी जाती थी, जिसमें कह सकते हैं गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, तो हिंदुओं धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, धर्म बौद्धिक काल की ना। और वहीं आप अगर देखते हैं तो मुस्लिमों में मकतब और मदरसों में आप कह सकते हैं वहाँ पे भी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी।
इस्लाम के बारे में सिखाया जाता था, बताया जाता था। और वहीं अगर ईसा मसीह की बात करते हैं तो ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, और इस शिक्षा का मैकाले घोर विरोध करता है और कहता है ऐसे विद्यालयों को, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है ऐसे विद्यालयों को, तो वहाँ पर शिक्षा तुरंत ये बंद कर दी जानी चाहिए। ठीक है, तो धर्म शिक्षा को कहीं ना कहीं घोर विरोध किया और वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी उसको तुरंत बंद करने की बात करता है। तो इस हद तक कह सकते हैं कि धर्म शिक्षा पर रोक लगाया तो ठीक है, उचित कहीं ना कहीं माना जाता है। ठीक है, मैकाले के विवरण पत्र के दोष क्या क्या देखने को मिलते हैं उस पर अब ध्यान देते हैं। तो जो धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या देखने को मिलती है, आप देखेंगे तो मैकाले जो था वो पहले जब भारत आता है 1834 के इर्द गिर्द, तो पहले आता है तो जो आज्ञा पत्र 1813 का था जिसमें धारा 43 में मुख्यतः बातें कही गई थी, उस पर अध्ययन करता है। अध्ययन करने के पश्चात वो इस प्रकार से व्याख्या देता है, इस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत करता है कि उसके आज्ञा पत्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे बातों को सम्मिलित करता है, अपने शब्द जालों में फंसाता है, चतुराई पूर्ण कहीं ना कहीं वो 1813 के अंतर्गत जो 43 की बातें थी उसको ऐसे तरीके से रखता है तो लोग उसके बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी उचित सिद्ध कह सकते हैं कि उचित सिद्ध लोग मानने लगते हैं कि यह सही है, और जो कि भारतीयों के लिए उतना उचित सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना निराधार माना गया। देखिए, अगर बात किया जाए तो किसी भी देश की जो शिक्षा होनी चाहिए उसकी मातृभाषा में ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर कहा जाता है कि बालक को उसकी मातृभाषा में सिखाया जाता है तो वो ज़्यादा सीखेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ मैकाले क्या कहता है, मैकाले कहता है कि बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा में या अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए, अंग्रेजी के माध्यम से उनको सिखाया जाए। तो हिंदुस्तान में, भारत में जहाँ लोगों की भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है, या फिर मातृभाषा विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के, जैसे उड़ीसा में उड़िया भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा ना, पंजाबी, सिंधी, ऐसी बहुत सारी जो भाषाएं हैं। अब उसको उसी माध्यम में अगर सीखता है बच्चा तो ज़्यादा सीखेगा, है कि नहीं। लेकिन अचानक से कोई एक नई भाषा ला करके अगर उनको सीखने पर बल दिया जाएगा तो जितना मैकाले चाहता था परिवर्तन, उतना परिवर्तन नहीं हो पाएगा, उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। जैसे आज भी आप देखिए, आधुनिक समय में अगर बात करें जापान का, फ्रांस का, इटली का, इन सब देशों की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर कोई पढ़ा रहा है, या हिंदुस्तान से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है वहाँ पर, मान लीजिए शिक्षक की नौकरी कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले या कोई स्टूडेंट पढ़ भी रहा है वहाँ, तो पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, दोनों के लिए वहाँ पर उनकी जो भाषा है, जो जापानीज भाषा है या फिर फ्रेंच जो भाषा है, सबसे पहले उनको वो भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर उसी भाषा में पढ़ाई और सिखाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ अंग्रेजी में नहीं सिखाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ उनकी जो मूल भाषा है उसी भाषा में सिखाई जाती है। तो यहाँ शायद हिंदी भाषा में सिखाई जाती या संस्कृत भाषा में अगर शिक्षा दी जाती तो शायद यहाँ के लोग ज़्यादा सीखते। लेकिन मैकाले किस पे जोर दे रहा है, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दे रहा है, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से सिखाने की बात कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी निराधार देखने को मिलता है। बात समझ में आया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं को देखने को मिलता है। उसके पश्चात है भारतीय साहित्य का अपमान। मैकाले ऐसा व्यक्ति है कि अगर इस समय मिल जाए तो हर एक व्यक्ति उसको मारना चाहेगा। उसने क्या किया कि भारतीय साहित्य को गंवारू घोषित कर दिया, बहुत ही निम्न कोटि का कहीं ना कहीं
बताया है और अपने साहित्य को काफ़ी ऊंचा बताया। वो इसलिए बता पाया क्योंकि मैकाले जो था हमारे यहाँ वेदों का अध्ययन नहीं किया, उपनिषद का अध्ययन नहीं किया, ठीक है, और कह सकते हैं कि एक नाम और आता है जो यजुर्वेद है जिसमें तमाम वेद आते हैं, उपनिषद हैं, सांख्य हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं सही ढंग से अगर वो अध्ययन किया होता तो शायद हमारी साहित्य को इतना अपमान नहीं करता और इतना तुच्छ या नीचा नहीं बताता। उसने हमारे जो वेद पुराण थे उसका अध्ययन नहीं किया, जो कि माना जाता है कि इन्हीं वेदों से कई विषयों का या तमाम जो विषय हैं आज वर्तमान समय में उन विषयों का जन्म हुआ है, उदय हुआ है। तो इस आधार पे अगर कहा जाए कि जो अंग्रेजी भाषा है वो तो कहीं ना कहीं इन्हीं वेदों से निकली हुई हैं, तो अगर उसी साहित्य को अगर बिल्कुल निकम्मी या फिर कह लीजिए कि बिल्कुल गवारू कह दिया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैकाले ने सही ढंग से हमारे दर्शन को, हमारे शिक्षा को अध्ययन नहीं किया था, ठीक है, जिसके आधार पे उसने इतना बड़ा अपमान कहीं ना कहीं किया। ये भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण देखने को मिलता है। भारत में एक नए वर्ग का निर्माण करना, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि मैकाले जो था वो एक नए वर्ग का निर्माण करना चाहता था, जिसमें कह सकते हैं कि वो पाश्चात्य शिक्षा का इतना विस्तार करना चाहता था कि जहाँ पर उसके पाश्चात्य शिक्षा को समझने वाले हों, जानने वाले हों, जिसके आधार पर वो प्रचार प्रसार कर सके अपने पाश्चात्य शिक्षा का। तो वो चाहता था कि अंग्रेजी का विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो, जो कि शारीरिक रूप से तो क्या हो, भारतीय हो, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज बिल्कुल हो। तो ऐसी कल्पना कहीं ना कहीं, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी ले भाई, ठीक है, इसमें बता रहे थे ना, नहीं इसमें। तो मैकाले चाहता था कि, या कह सकते हैं मैकाले जो ये पॉइंट था ना, मैकाले चाहता था भारत में एक नए वर्ग का निर्माण करना। तो मैकाले चाहता था कि पाश्चात्य जो शिक्षा है उसकी संस्कृति का विस्तार करना, उसकी सभ्यता का विस्तार करना, ताकि जो ब्रिटिश है शासन जो चला रही है उस शासन को हम और अच्छे तरीके से संचालित कर सकें और बढ़ा सकें। इसलिए वो ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो जन्म से या फिर शारीरिक रूप से तो भारतीय हों, लेकिन विचारों से क्या हों, अंग्रेज हों, ठीक है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, ये तो हमने कई बार बता दिया कि मैकाले जो था वो हमारे शिक्षा व्यवस्था को या भारतीय शिक्षा को अविकसित मानता था, गंवारू मानता था, और पाश्चात्य शिक्षा को विकसित मानता था, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मानता था। उसके लिए वो उसका काफ़ी प्रचार प्रसार करता था और भारतीय शिक्षा के लिए कहता था या भाषाओं के लिए कहता था कि जिस भी विद्यालय में ऐसी भाषाएं प्रयोग की जा रही हैं उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको अनुदान के रूप में पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी क्या की गई, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई मैकाले के द्वारा। उच्च शिक्षा देने में भी भेदभाव, मैकाले चाहता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो हम सभी के लिए शिक्षा पर खर्च ना करें, बल्कि उच्च वर्ग के लोगों पर हम शिक्षा पर व्यय करें। ये ऐसे वर्गों का निर्माण करें या ऐसे लोगों पर शिक्षा पर हम व्यय करें जो पूंजीपति है
जिनके पास पर्याप्त समय है सिर्फ उन्हीं को हम शिक्षा देंगे, और उनके संपर्क में जो लोग आएंगे जैसे निम्न वर्ग ना, तो उनके संपर्क से आने तक वहां से छन करके निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। इसलिए हम सभी को शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि कुछ लोगों पर ही पैसा खर्च करके हम शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, मैकाले का ये मानना था। इसलिए उच्च शिक्षा देने में वो क्या करता था, भेदभाव करता था। वो सभी लोगों को शिक्षा देने का पक्षधर नहीं था प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब उसके पश्चात जो है एक पॉइंट और देख लेते हैं फटाफट यहीं पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, एक तो मैकाले के विवरण पत्र का जो प्रभाव था वो तत्कालिक प्रभाव था, और दूसरा है मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो मैकाले से या मैकाले के जो विवरण पत्र है उससे सरकार इतना प्रभावित होती है कि तुरंत ही शिक्षा नीति की घोषणा कर देती है। ठीक है, और मैकाले जो बातें अपने आज्ञा पत्र में रखा हुआ था उसको क्या किया जाता है, शिक्षा नीति में लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, एक ही में रहेगा दीर्घकालिक। ठीक है, यहाँ पे अशुद्धि भी थी। ठीक है, कालिक पे छोटी की मात्रा रहेगी। अब यहाँ पर मैकाले का जो विवरण पत्र है वो तत्कालिक क्या प्रभाव डालता है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बहुत तेजी से खुले। ठीक है, और कह सकते हैं इतनी तेजी से खुले कि घास भूसे की तरह खुले, हर जगह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुलने लगे, और वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी। तो कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि लोग अंग्रेजी में ही शिक्षा ग्रहण करने लगे, अंग्रेजी में ही लोगों को कह सकते हैं कि अंग्रेजी के माध्यम से ही वो शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इतनी शिक्षा मजबूत हो गई अंग्रेजी माध्यम का कि उसी तर्ज पे बहुत सारे विद्यालय खुल गए। ठीक है, दूसरी बात जो प्रभावित किया या देखने को मिलता है तो अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दी गई। ठीक है, राजकाज का मतलब ये है कि राज्य में वही भाषा बोली जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर आपके ये विद्यालय चलते हैं वहाँ पर ये भाषा बोली जाएगी, या फिर जो गवर्नमेंट नौकरियाँ हैं उसमें उन्हीं को वरीयता दिया जाएगा जो अंग्रेजी बोलते हों या अंग्रेजी के बारे में जानकारी रखते हों। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो झुकाव होगा वो अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा होगा। और दूसरी तत्कालिक जो प्रभाव दिखा कि लोग जो है जब राजकाज की भाषा हो गई, नौकरी में वरीयता दी जा रही है, तो लोगों का अंग्रेजी माध्यम के और ज़्यादातर झुकाव देखने को मिलने लगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमने बात बताया कि पाश्चात्य शिक्षा को या अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया, नई शिक्षा नीति में या शिक्षा की नीति में उसको सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, तो ये हमें देखने में आता है कि इसका तुरंत जो प्रभाव था वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालिक प्रभाव की अगर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं तो
मैकाले का जो सुझाव समझ में आता है कि भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा का जो ज्ञान का विस्तार था वो धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, लोगों का अंग्रेजी में ज्ञान का विस्तार हुआ, लोग अंग्रेजी को भी समझने लगे, बोलने लगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे जो देश के लोग हैं उनसे भी अंतःक्रिया उनका होने लगा। ठीक है, अब और भी दीर्घकालिक अगर प्रभाव हम नज़र डालते हैं तो जो मैकाले ने जिस समय भारत में ये शिक्षा आया, सब भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अगर शिक्षा व्यवस्था प्यारे बच्चों देखेंगे तो काफ़ी रूढ़िवादिता देखने को मिलती है ना। आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ शिक्षा नहीं था, जिसमें रूढ़िवादिता की बात हम करते हैं तो धर्म से रिलेटेड शिक्षा की ज़्यादा प्रबलता थी। तो मैकाले चाहता था कि ये रूढ़िवादिता को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और आधुनिक जो शिक्षा जो मांग है जिससे कि हम अपना विकास कर सकते हैं और अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्र के हित में था ये शिक्षा, क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेजी शिक्षा को अगर आप जानेंगे समझेंगे तो उससे राष्ट्र का विकास होगा। हम दूसरे देशों को भी व्यापार कर सकते हैं दूसरे देशों से, या दूसरे देशों को हम ज्ञान भी अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। सिर्फ अगर हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था संस्कृत में ही दी जाएगी, हिंदी में ही दी जाएगी, तो विदेश के जो छात्र हैं वो हमारे यहाँ शिक्षा के लिए आकर्षित नहीं होंगे। अगर हमारे यहाँ विद्यालयों में अंग्रेजी से भी शिक्षा दिया जाए, हिंदी माध्यम में भी दिया जाए, संस्कृत में भी माध्यम में दिया जाए, तो अगर भाषाओं का ज़्यादा विस्तार होगा तो लोग विदेश से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। ये आधुनिकता पर बल मैकाले देता है, जो कि दीर्घकालिक प्रभाव इसका अच्छा मानने में आता है। ठीक है, अब धार्मिक शिक्षा ऐसी थी जो कि ज़्यादा प्रबल हो गई थी, तो इस धार्मिक शिक्षा में ये भी प्रभाव दिखा ना मैकाले का कि उसने कहा कि ऐसे जगहों पे जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है ना, अनुदान देना बंद कर दो। अगर अनुदान चाहिए तो धर्म से रिलेटेड शिक्षा वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ पर ठीक है, जहाँ पर जो उसकी भाषा है, जैसे मातृभाषा है, मातृभाषा है, या जो प्रादेशिक भाषा है उसके द्वारा और अंग्रेजी माध्यम से कहीं ना कहीं सिखाने की बात मैकाले कहता है। ठीक है, मैकाले का जो सुझाव था वो काफ़ी हद तक लोगों को दीर्घकालिक अच्छा लगा, और आज के वर्तमान समय में आप देखेंगे तो इसी पैटर्न पे लोग मैकाले की शिक्षा नीति को ज़्यादातर कहीं ना कहीं सुझाव के रूप में लेते हैं, क्योंकि आज जो आधुनिक समय है वो अंग्रेजी भाषा की प्रबलता है, अंग्रेजी माध्यम में लोग ज़्यादा बोलते हैं, और एक दूसरे से अगर व्यापार भी करना है या एक दूसरे जगहों पे अगर शिक्षा लेनी है देनी है तो अंग्रेजी माध्यम का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हद तक जो नज़र आता है कि मैकाले का जो पाश्चात्य शिक्षा था वो ठीक था, लेकिन व्यापक स्तर पे अगर देखते हैं तो उतना भी कहीं ना कहीं आप ठीक है अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन दूसरी शिक्षा को आप इतना नीचे कर दिए या इतना गिरा दिया गया कि शायद उस शिक्षा की ज़्यादा अवहेलना कर दी गई, जिससे कि हमारी शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार या विस्तार नहीं हो सका। ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जो कि मैकाले की चतुराई को दर्शाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके पश्चात एक आता है, हेडिंग है तीसरी अगर बात किया जाए, मैकाले का छनन का सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, मैकाले का छनन का सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएड में भी, बीटीसी में, एमएड में, अन्य बहुत सारे प्रायोगिक परीक्षाएं जो होती हैं उसमें भी यहाँ से सिद्धांत पूछे जाते हैं। एक आध दो डेफिनेशन है उसको समझा देते हैं और उसके पश्चात पूरी सिद्धांत की व्याख्या आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें छनन का सिद्धांत मैकाले का जो हम लोग बात कर रहे थे प्यारे बच्चों। तो
मैकाले का जो छनन का सिद्धांत है इसको हम लोग स्पंदन शब्द से भी जानते हैं, और स्पंदन शब्द अंग्रेजी के फिल्टरेशन शब्द का अर्थ है, और निस्पंदन का अर्थ होता है छानने की क्रिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कंपनी कैसी थी? व्यावसायिक थी, व्यापारिक कंपनी थी, जिससे वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी, और उसने अपने लाभ के लिए यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर मूलतः सार बताया जाए आप लोगों को तो कहने का आशय ये है कि जो फिल्टरेशन शब्द है, जो निस्पंदन हम लोग कह रहे हैं, उसका अर्थ होता है क्या? छानने की क्रिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है? व्यावसायिक कंपनी है, व्यापारिक कंपनी है। ठीक है, और वो चाहती है कि भारतीयों को शिक्षा कम से कम दिया जाए, उस पर धन भी कम से कम खर्च किया जाए। ठीक है, जिससे उसको लाभ हो सके। ठीक है, तो इसलिए एक आकलैंड महोदय हैं, ये भी गवर्नर जनरल हैं, ये छनन के सिद्धांत को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं भारत के उन वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए समय और जिनकी संस्कृति जनता तक छन छन कर पहुँचती हो। बात समझ में आया? उन वर्गों का मतलब यहाँ पर है उच्च वर्ग। ठीक है, तो ये आकलन महोदय कहते हैं कि उन वर्गों मतलब उच्च वर्गों को उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या है? पर्याप्त समय है, और वो अगर शिक्षित हो जाते हैं तो उनसे छन छन करके क्या होगा? निम्न वर्ग के लोगों तक भी यह शिक्षा पहुंच जाएगी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी पर पैसा खर्च करने का, व्यय करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट जो है या कॉन्सेप्ट का अवधारणा मैकाले ही लाता है, क्योंकि माना जाता है कि छनन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो लॉर्ड मैकाले ने ही किया था। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा इतिहास उठा के देखते हैं तो इसके पहले जो ईसाई मशीनरी थे उन्होंने भी ये पॉलिसी अपनाई थी। अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए इन्होंने भारत में जो उच्च वर्ग था उनको इन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म का क्या बोलते हैं उसको, धर्म परिवर्तन कराना, तो धर्म परिवर्तन करा दिया। और ये मानते थे कि अगर हमने उच्च वर्ग का धर्म परिवर्तन करा दिया तो इनके, क्योंकि ये पूंजीपति हैं, ये उच्च वर्ग हैं, और इनके संपर्क में जितने भी निम्न वर्ग आएंगे देख करके कि ये ईसाई धर्म हो गए हैं, तो इनके संपर्क में जो भी लोग आएंगे वो भी ईसाई धर्म का कहीं ना कहीं अनुसरण करेंगे या फिर धर्म परिवर्तन अपना करेंगे। तो ये मैकाले से पहले ईसाई धर्म वाले भी किए थे। अब देखते हैं तो 23 दिसंबर 1835 को, मैं इसको साफ करके लिख दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने मिटा दिया, फिर भी ये परिभाषा लिख लीजिएगा, आकलैंड के अनुसार था। जिसके पास अध्ययन के लिए समय हो। ठीक है, तक क्या होगा? एक बार फटाफट इसको लिख लीजिएगा, छन छन कर पहुँचेगी। क्योंकि मैं इसके सामने ही था इसलिए आप लोग नहीं दिख पाए, तो इसको पहले एक बार लिख लीजिए। आकलैंड के अनुसार ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये जानते रहेंगे, नोट्स के रूप में रहेगा, तब उसके पश्चात बताने में भी मुझे आसानी होगी। हो गया? एक बार इसको एक बार लिख लीजिए पहले।
अब यहीं पे देखिए 23 दिसंबर 1800 आपका 23 में ना 23 में बम्बई, जो कि आज की मुंबई कही जाती है ना, कि गवर्नर काउंसिल के सदस्य कौन थे? वार्नर ना, वार्डनर बोलते हैं इनको, वार्डनर, वार्डनर। ठीक है। अब ये एक विचार प्रस्तुत करते हैं। वो विचार जानना आप लोगों को भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मैकाले ही नहीं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उस तर्क को प्रस्तुत करते हैं कि सभी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो ये वार्डनर क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देते हैं, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा, ज्ञान देने की नहीं बल्कि के लिखिएगा, के अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ज़्यादा, या फिर अधिक कह सकते हैं, ज़्यादा ज्ञान देना अधिक लाभकारी होगा। या फिर कह सकते हैं अधिक कल्याणकारी होगा। ठीक बात। ये वार्डनर क्या कहते हैं, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को क्या करिए, अधिक ज्ञान दे रहिए, वो ज़्यादा लाभकारी होगा। ये वार्डनर का कहना था। अब यही बात आती है 1830 ईस्वी में, और 30 ईस्वी में जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, या कर्मचारी नहीं बल्कि संचालक लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, संचालकों ने मद्रास के जो गवर्नर थे, गवर्नर को परामर्श दिया। क्या परामर्श दिया? वो भी ये परामर्श देते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान सभी लोगों को देने की अपेक्षा अधिक ज्ञान थोड़े से लोगों को दिया जाए। उससे क्या होगा, कंपनी को बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा और लोगों तक शिक्षा पहुंच भी जाएगा। किस रूप में पहुंचेगा? वो लोगों तक शिक्षा जो है वो छन छन करके, उच्च वर्गों से छन करके निम्न वर्गों तक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 1835 ईस्वी में जो मैकाले ने बात कहा था कि सभी लोगों को शिक्षा देने की अपेक्षा कम लोगों को शिक्षा दे करके या उच्च शिक्षा दिया जाए। अब जो पूंजीपति वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उन तक क्या होगा, जो संपर्क में निम्न वर्ग आएगा, वहाँ के संपर्क से होने से छन छन कर ये निम्न वर्गों में भी ये शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। इसलिए कंपनी को सभी लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, पैसा व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ ही लोगों को क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, छनन का सिद्धांत नाम से जानते हैं। ठीक है। तो छनन का सिद्धांत क्या है? छानने की क्रिया है। ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था मैकाले का सिद्धांत और मैकाले का विवरण पत्र, सुझाव, मूल्यांकन और छनन की क्रिया जो आपको बताया गया। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके पश्चात ऑकलैंड महोदय का कहेंगे भारत में आगमन होता है। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा जो क्लास होगा वो ऑकलैंड पे होगा और ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति थी, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कि अब मैकाले के जाने के पश्चात या गया तो क्या करके गया, ठीक है, क्या प्राच्य शिक्षा में फिर से वो विवाद उत्पन्न हो गया जो कि ऑकलैंड को आना पड़ा। नई शिक्षा लागू हो जाने के पश्चात क्या वो असंतोष फिर भी बना रहा जो कि भारतीय शिक्षा में एक कह सकते हैं कि संतुष्टि देखने को नहीं मिली जो मैकाले शिक्षा व्यवस्था दे के गया था। इन सब को जानने के लिए आप लोगों को दूसरी क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दूसरा क्लास देखेंगे नहीं तब तक ये बातें आपको स्पष्ट अभी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब जो नेक्स्ट शिक्षा नीति बताएंगे वो आपको समझना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।